हेलो दोस्तों, मैंने आगे आर.एच. व्हिटेकर का वर्गीकरण मोनेरा एवं प्रोटिस्टा के बारे में बता दिया गया है ना। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या काव्यवाक्यांश पंजाई जगत परपोषी जीवों में पंजाई जगत जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान रखता है। इनकी आकारिकी और वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। ये लाइन याद करने योग्य है। आकारिकी और वास स्थान में बहुत भिन्नताएं होती हैं। आपने नम रोटी और सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्य छत्रक यानी मशरूम और टॉड स्टूल भी पंजाई है, यानी मशरूम और टॉड स्टूल कुकुरमुत्ता, ठीक है, ये क्या है, पंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी पंजाई के कारण होते हैं, यानी सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी पंजाई के कारण होते हैं। एक चीज़ याद रखना कि आप जो मैं ब्लैक पेन से जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइनें हैं जो कि किस में आती हैं, ऑप्शन में आएंगे ही आएंगे, और आपसे पूछ लेगा इनमें से असत्य कौन है, तो आपको पता नहीं रहेगा ना, इसलिए आपको ये लाइनें अंडरलाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है ना, तो ये लाइनें आई हुई हैं, मैंने देखी हुई हैं बाकायदा, और यही लाइनें आएंगी। और इन लाइनों से अगर बाहर कोई भी क्वेश्चन होगा ना, जो नीट में, इस लाइनों से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और आपके सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं लाइनों से हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। अब आगे स्टार्ट करता हूँ। कुछ एक कोशिकीय पंजाई और ईस्ट का उपयोग रोटी और बियर बनाने के लिए किया जाता है, यानी ईस्ट की बात कर रहा है, जो रोटी और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ईस्ट का उपयोग किसका, रोटी और बियर बनाने के लिए। अन्य पंजाई पौधे और जंतुओं के कारण होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए गेहूँ में किट पक्सीनिया के कारण होता है ना। तो गेहूँ में क्या होता है, किट रोग होता है जो पक्सीनिया के कारण होता है, ठीक है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम में एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। ये तो सभी को पता है कि पेनिसिलियम किससे बनती है, एंटीबायोटिक होती है। जो पेनिसिलियम, एक पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनती है, पेनिसिलिन, है ना। पंजाई विश्वव्यापी होते हैं। ये हवा, जल, मिट्टी, जंतु, पौधे सभी पर पाए जाते हैं, इसलिए का विशेष अद्भुत स्थान रखा गया है, ठीक है। इसलिए बोली गई है। ये गर्म और नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम भोजन को बैक्टीरिया पंजाई के कारण बचाने से रखते हैं। पंजाई तंतु में है ना, लेकिन ईस्ट जो एक कोश के, इसका अपवाद है। बस ये है कि एक कोश के पंजाई तंतु में होती है, सारी की सारी पंजाई तंतु में होती है, यानी माइसेलियम पाया जाता है। लेकिन एक कोश के कौन सी है, ईस्ट, जो जिसके अंदर क्या है, ये एक कोश की ईस्ट है, और ये बहुकोश की तंतु में होती है, लेकिन ईस्ट एक कोश की होती है, तंतु में नहीं होती है ना। ये लंबी पतली धागों की तरह संरचना होती है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु की लैंग्वेज क्या है, लंबी पतली धागे की तरह की संरचना को क्या बोला जाता है, कवक तंतु बोला जाता है, ठीक है। कवक तंतु के जाल को माइसिलियम कहते हैं, यानी कवक तंतु किसको बोला जाता है, लंबी पतले धागे की तरह की संरचना को कवक तंतु बोला जाता है, और कवक तंतु के जाल को माइसिलियम बोला जाता है। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, जिनमें बहुकेंद्रीय कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिन्हें सैकोसिक कहते हैं। और अन्य कवक तंतुओं में पट होते हैं, यानी सैकोसिक कवक तंतुओं के बारे में लैंग्वेज पता होना चाहिए, ठीक है। और अन्य कवक तंतु जो पटी होते हैं, पंजाई की कोशिका भित्ति कार्टिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि पंजाई की कोशिका भित्ति कार्टिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अपन याद कर लेते हैं कि पंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कार्टिन की, लेकिन अपन भूल जाते हैं कि इसमें पॉलीसैकेराइड भी पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि याद रखना पड़ेगा कि अपन को पंजाई की कोशिका भित्ति याद हो जाता है कि कार्टिन की बनी होती है, पर यह याद नहीं रहता कि ये पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। तो ये एक विशेष लाइन है कि इसको याद रखने ला अच्छे से। अधिकांश पंजाई परपोषित होते हैं, दूसरे से अपना खाना प्राप्त करती है, ठीक है। ये मृत बसिस्ट्रेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अपशोषित करती है, ठीक है, यानी मृत पदार्थों को अपशोषित करने का कार्य करती है। ये सीधा खाती नहीं है, ये अपशोषित करती है, क्योंकि घुलनशील पदार्थ होते हैं तो सीधे अपशोषित कर लेते हैं शरीर के अंदर। और इन्हें कौन सी पंजाई बोला था, मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। जो पंजाई सजीव पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर होती है उसको परजीवी बोला जाता है। परजीवी क्या होता है, जो पौधों या जंतुओं पर निर्भर रहती है, यानी प्राणी के ऊपर निर्भर रहती है, उसको परजीवी बोला जाता है, ठीक है। शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर रहती है, उसको सहजीवी कहते हैं, यानी सहजीवी पंजाई किसके साथ पाई जाती है, शैवाल या लाइकेन के साथ पाई जाती है, उसको सहजीवी पंजाई बोला जाता है, ठीक है। अब आगे, पंजाई में जनन कायिक, खंडन, विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा होता है, यानी कायिक जनन किसके द्वारा होता है, खंडन, विखंडन और मुकुलन विधि के द्वारा। इसका कौन सा जनन होगा, खंडन,
विखंडन और मुकुलन विधि के द्वारा कायिक जनन होगा। ठीक है, अलैंगिक जनन के लिए क्या बोला जाता है, बीजाणु जिन्हें कोनिडिया कहते हैं वो पाए जाते हैं, जो बीजाणु दानी में पाए जाते हैं, और चल बीजाणु द्वारा भी जनन होता है। लैंगिक जनन ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, यानी ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर के द्वारा कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन, है ना। और अलैंगिक जनन किसके द्वारा, खंडन, विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन के बीजाणु को क्या बोला था, कोनिडिया, जो किसमें पाया जाता है, किसके अंदर जाना है, बीजाणु दानी के अंदर पाए जाते हैं, है ना। और जबकि लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है। ठीक है, विशिष्ट बीजाणु सुस्पष्ट संरचना में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। यानी बीजाणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, फलनकाय, बीजाणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, फलनकाय के अंदर उत्पन्न होते हैं। अब इसके कोशिका चक्र की लैंगिक जनन है ना इसका, तो लैंगिक जनन की क्या है, लैंगिक जनन के 3 सोपान यानी 3 स्टेप होती हैं। यानी लैंगिक जनन में कितनी स्टेप होती हैं, 3 स्टेप होती हैं। ठीक है, 3 स्टेप कौन से, एक तो प्लाज्मोगेमी है, पहली कौन सी है, प्लाज्मोगेमी, ये याद रखना कि पहली स्टेप कौन सी है, पहली स्टेप प्लाज्मोगेमी, दूसरी कौन सी है, केंद्रक संलयन, और तीसरी कौन सी है, मियोसिस है। ठीक है, मियोसिस पहली कौन सी है, प्लाज्मोगेमी, दूसरी कौन सी है, प्लाज्मोगेमी, दूसरी कैरियोगेमी और तीसरी मियोसिस। तो अब पढ़ते हैं इसको। 2 चल और अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संयन, इस क्रिया को क्या बोला है, प्लाज्मोगेमी। यानी 2 चल युग्मक यानी मादा युग्मक प्लस की नर युग्मक, है ना, ये दोनों मिलेंगे ना तो उसको क्या है, प्लाज्मोगेमी बोला गया है। ठीक है ना। और इनके नर युग्मक और मादा युग्मक के जो केंद्रक मिलेंगे, है ना, जो केंद्रक मिलेंगे उसको क्या बोला गया है, कैरियोगेमी बोला गया है। ठीक है, अब युग्मनज बन गया यानी केंद्रक मिल गया तो जाइगोट बन गया, तो उसको म्यूसिस होता है। इसके कारण अगुणित बीजाणु बनना, लैंगिक जनन में संयोजन संलयन के दौरान अगुणित कवक तंतु पास आते हैं और संलयन हो जाते हैं। ठीक है, कुछ पंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन की तुरंत बाद द्विगुणित कोशिका बन जाती है ना। यद्यपि अन्य पंजाई एस्कोमाइसिटीज एक मध्यवर्ती द्विकेंद्री की अवस्था, एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति केंद्रक युग्मन, अर्थात मतलब सीधी बात है, जब केंद्र युग्मन होता है ना तब क्या होता है कि एस्कोमाइसिटीज होता है ना, उसके अंदर एक द्विकेंद्र की अवस्था आती है, यानी 2n मतलब कि n प्लस की n अवस्था आती है ना, एस्कोमाइसिटीज और में होता है, और बेसिडियोमाइसिटीज में ऐसा होता है ना। जबकि जो बोला ना कि कोशिका के संलयन के तुरंत बाद द्विगुणित अवस्था आती है, जिसमें क्या होता है कि n प्लस n की ये अवस्था मध्यवर्ती द्विकेंद्री की अवस्था नहीं पाई जाती। वो किसमें नहीं पाई जाती, पाइकोमाइसिटीज के अंदर ये व्यवस्था नहीं पाई, पाइकोमाइसिटीज रहता है ना उसके अंदर में द्विकेंद्र की अवस्था नहीं पाई जाती। इसमें सीधा तुरंत द्विगुणित अवस्था उत्पन्न हो जाती है, वो किसमें होती है, पाइकोमाइसिटीज में। जबकि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज है ना, उसके अंतर्गत ये द्विकेंद्र की अवस्था पाई जाती है। ठीक है, बाद में केंद्रक संलयन कंप्लीट होता है। ठीक है ना, कोशिका द्विगुणित बन जाती है, पंजाई फलनकाय बनाती है, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजाणु क्योंकि द्विकेंद्रिक अवस्था से अगुणित बीजाणु बनना तो बाद में बनेंगे जब न्यूनीकरण विभाजन हो जाएगा। अब कवक जाल की आकारिकी बीजाणु बनने और फलनकाय बनने की विधि के आधार विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। ये तो 2024 का क्वेश्चन भी है ना। तो क्या है कि कवक जाल को उसके आकारिकी बीजाणु बनने और फलनकाय बनने की विधि के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में, 4 भागों में। किसके आधार पर, आकारिकी बीजाणु बनने और फलनकाय के आधार पर इसको 4, यानी ये नीट 2024 का ही क्वेश्चन है। आकारिकी बीजाणु बनने और फलनकाय के आधार पर बांटा गया है 4 भागों। अब है ना, बीजाणु बनने की मतलब लैंगिक जनन की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, पाइकोमाइसिटीज है। फर्स्ट पार्ट क्या, पाइकोमाइसिटीज। पाइकोमाइसिटीज कहाँ पाए जाते हैं, जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम और सीलन वाले स्थानों और पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप पाए जाते हैं। यानी पौधों पर किस रूप में पाया जाता है, अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय यानी बहुकेंद्रीय होता है। यानी यहाँ पे बात की गई थी ना कि कवक जाल कैसा होता है, अपटीय और बहुकेंद्रीय होता है। यानी बहुकेंद्रीय कवक जाल किसके अंदर पाया जाता है, तो ये पाइकोमाइसिटीज की यहाँ पे बात
कर रहा था। अपटीय मतलब कि जिसमें कोई तो कवक जाल है, जैसे कि ये बड़ा कवक जाल है, तो उसमें पट नहीं पाए जाएंगे, यानी ये ऐसे पट नहीं पाए जाएंगे जिसमें एक एक केंद्र को, इसमें क्या पट नहीं पाए जाएंगे, सीधा बहुत सारे केंद्र के एक साथ पाए जाएंगे, तो ये कवक जाल अपटीय हो जाएगा और बहुकेंद्रीय हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जिसमें पट पाए जाते हैं, सिंगल केंद्र पाया जाता है और पटीय हो जाएगा, ठीक है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन के लिए क्या है, इसमें चल बीजाणु और अचल बीजाणु दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। ये बीजाणु दानी में अंतरजातीय उत्पन्न होते हैं, यानी एंडोजीनस उत्पत्ति होती है, ठीक है। बीजाणु की उत्पत्ति कैसी होती है, एंडोजीनस होती है, इनमें बीजाणु की उत्पत्ति कैसी होती है, एंडोजीनस होती है। और अलैंगिक जनन किसके द्वारा, चल बीजाणु और अचल बीजाणु के द्वारा होता है ना। और जो बीजाणु होते हैं लैंगिक जनन वाले, उनकी उत्पत्ति कैसी होती है, अंतर्जात होती है। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकार ही एक जैसी, यानी समान आकार के अगर युग्मक है, यानी फीमेल युग्मक और मेल युग्मक, ठीक है। फीमेल और मेल युग्मक अगर समान आकार के हैं, है ना, समान आकार के हैं ना, तो क्या एक को समयुग्मक बोला जाता है, या अथवा अलग अलग आकार के हैं तो असमयुग्मक विषमयुग्मक हो सकते हैं। और इसके अंदर फाइकोमाइसीटीज के उदाहरण कौन सा, म्यूकर है, राइजोपस। राइजोपस को बोला जाता है कि रोटी पर उगने वाला कवक, ठीक है, बता सकें। और एल्बुको सरसों का परजीवी जो सफ़ेद धब्बे कर रहा था, ठीक है। तो म्यूकर, राइजोपस और एल्बुको क्या फाइकोमाइसीटीज के उदाहरण है। म्यूकर, राइजोपस, एल्बो म्यूको सरसों पर उगने वाला पदार्थ। ये और ये किसका है, ये वो एग्जाम्पल किसका है, इसको बताना ना। ये एग्जाम्पल क्या है, म्यूकर है, यानी म्यूकर दे रखा है, क्योंकि फाइकोमाइसीटी का पूछ लेगा कि ये डायग्राम दे के पूछ लेगा कि ये कौन सा फाइकोमाइसीटीज है, एस्कोमाइसीटीज है, बेसिडोमाइसीटीज है, तो ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा, है ना। अब एस्कोमाइसीटीज सामान्यतः थैली पंजाई भी बोला जाता है एस्कोमाइसीटीज को, ठीक है, थैली पंजाई। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसीटीज एक कोष के हो सकते हैं, मतलब कि जो यीस्ट एक कोष क्या था ना, कि अब कवक का अपवाद वो किस में आ गया है, एस्कोमाइसीटीज में, मतलब कि एक कोष की एस्कोमाइसीटीज के अंदर का है, सैकरोमाइसिस सेरेविसी वाला उदाहरण। और बहुकोषीय कौन सा, पेनिसिलियम। एक कोषीय से लेकर बहुकोषीय तक के कवक को किसके अंदर रखा गया है, एस्कोमाइसीटीज के अंदर होते हैं। ये मृतजीवी होते हैं, अपघटक होते हैं, परजीवी होते हैं, और पशु विष्ठा यानी समलरागी जो पशु विष्ठा पर उगने वाले कवक होते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये 4 टाइप के कवक बता देंगे एस्कोमाइसीटीज के अंदर, 4 प्रकार बता देंगे कि ये मृतजीवी होते हैं, अपघटक होते हैं, परजीवी होते हैं, समलरागी होते हैं, ठीक है। और कवक जाल और साकेत और पटी होता है, मैंने बताया ना कि कवक साकेत और पटी होता है। इसमें कवक जाल कैसा होता है, साकेत और पटी होता है। मैंने ऊपर बताया था ना कि कवक जाल के बारे में, कि कवक जाल अगर साकेत है तो साकेत में तो क्या होगा, साकेत शाखा हो जाएंगे, ठीक है। तो साकेत में शाखा तो जाएगा, लेकिन पटीय हो गए और एक कोष की हो जाएगा ना एस्कोमाइसीटीज के अंदर। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, कॉनिडिया के द्वारा होता है। ये याद रखना, देखो अलैंगिक जनन कॉनिडिया के द्वारा होता है, और इसके अंदर क्या हो रहा था, फाइकोमाइसीटीज के अंदर अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, चल बीजाणु और अचल बीजाणु के द्वारा हो रहा था, है ना। और इसके अंदर अलैंगिक जनन एस्कोमाइसीटीज में कॉनिडिया के द्वारा होता है ना। जो विशिष्ट कवक जाल जैसे कॉनिडियम धर कहते हैं उस पर बनते हैं, और जो बहिर्जात उत्पत्ति होती है यानी एक्सोजीनस उत्पत्ति होती है, जबकि इनके अंदर क्या हो रहा था कि एंडोजीनस उत्पत्ति हो रही थी, ठीक है। मैं बताता जा रहा हूँ, कंपेरिजन भी कर रहा हूँ कि याद करने में आसानी हो जाएगी, कि क्योंकि यही कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको गलत कराने के लिए बनाए जाते हैं ना। इनकी उत्पत्ति एंडोजीनस होती है और चल और अचल के द्वारा होती है, और क्या है, इनकी उत्पत्ति बहिर्जात होती है यानी एक्सोजीनस, और जो अलैंगिक बीजाणु कॉनिडियम होते हैं। अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। कॉनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बोला जाता है, यानी लैंगिक बीजाणु को एस्कस बोला जाता है, क्योंकि एस्कोमाइसीटीज में तो एस्कस बोला जाएगा। और ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, और ये भी क्या होता है, एंडोजीनस उत्पत्ति होती है। अब आपको एस्कोमाइसीटीज के अंदर बीजाणु की 2 प्रकार की उत्पत्ति बता दी गई, ठीक है। अगर अलैंगिक बीजाणु है ना तो वह होता है एक्सोजीनस, ठीक है। और अगर लैंगिक बीजाणु है तो वो क्या होगा, एंडोजीनस की उत्पत्ति होगी, याद रखना है ना। अगर कई अलैंगिक बीजाणु की उत्पत्ति यानी कॉनिडिया की उत्पत्ति पूछी एस्कोमाइसीटीज के अंदर तो वो आपको एक्सोजीनस बताई जाएगी ना। और अगर लैंगिक बीजाणु की उत्पत्ति पूछी तो एंडोजीनस उत्पत्ति होगी ना, जिन्हें एस्कोस्पोर के अंदर एस्कस बनते हैं, ठीक है। और उदाहरण के लिए एस्परजिलस, ठीक है। एस्परजिलस को मतलब क्या होगा, एस्कोमाइसीटीज एस्परजिलस, ठीक है, एक कोष की ईस्ट है। क्लेविसेप्स परप्यूरा और न्यूरोस्पोरा, है ना।
और एक और ये लाइन, न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव और अनुसंधान प्रयोगों में किया जाता है। इसी जगत का पादप जगत का ड्रोसोफिला के नाम पे से जाना जाता है। पादप जगत ड्रोसोफिला कौन है? न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा किसके अंदर आती है? एस्कोमाइसीटीज के अंदर आती है। इस वर्ग में आने वाले मोरेल और टपल खाने योग्य होते हैं और सुस्वादु भोजन समझा जाता है। यानी मोरेल और टपल को किसके रूप में खाया जाता है? यानी भोजन के रूप में खाया जाता है। और पादप जगत के ड्रोसोफिला कौन है? न्यूरोस्पोरा है ना, क्योंकि इसके जैव रासायनिक और अनुवांशिक प्रयोग किया जाता है। पादप जगत की ड्रोसोफिला कौन? न्यूरोस्पोरा। अब आगे बढ़ते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पप वलय। यानी बेसिडियोमाइसीटीज के कौन है? मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई और पप वलय। एक और पॉइंट यहाँ पर ये रह गया है कि ये डायग्राम दे रखे हैं ना, जो एस्केरिस एस्परजिलस का डायग्राम दे रखा है, एस्परजिलस का डायग्राम, और एस्केरिस का एगेरिकस बेसिडियोमाइसीटीज का टाइप हो गया। ठीक है, एगेरिकस यानी मशरूम है ना, उसका दे रखा है ना। ये मिट्टी में, लट्टों पर, वृक्ष के ठूंठों पर, सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में होते हैं। सजीव पादपों के अंदर किस रूप में? परजीवी के रूप में होते हैं। ठीक है, इनसे किट या खंड या स्मट रोग होता है ना। और जबकि गेहूं से होने वाला रोग किसके अंदर आ रहा था? किसके अंदर आ रहा था? बोला था ना, किट रोग होता है गेहूं से। तो गेहूं के अंदर किट रोग किसके द्वारा होता है? पक्सीनिया। और पक्सीनिया किसके अंदर आ गई? बेसिडियोमाइसीटीज समय किट रोग है ना। कवक जाल कैसे होता है? साकित होता है और पटीय होता है, यानी पाइकोमाइसीटीज से अलग होता है। एस्कोमाइसीटीज का कवक जाल और बेसिडियोमाइसीटीज का कवक जाल कैसा हो गया? सेम हो गया। इनमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते। और ये बात हुई ना कि अलैंगिक जनन किसके अंदर नहीं पाया जाता? अलैंगिक जनन किसके अंदर, मतलब कि प्राय नहीं होते, पाया तो जाता है लेकिन प्राय नहीं होते। बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर प्राय अलैंगिक बीजाणु नहीं होते। कायिक जनन किसके द्वारा? खंडन विधि द्वारा होता है सामान्यतः, और लैंगिक जनन नहीं होता। और ये बात हुई कि लैंगिक जनन नहीं होता है, लेकिन इनमें प्लाज्मा वेन स्टेनो वाली दो कायिक कोशिकाओं और जीन प्रारूप के संलयन से होती है। अलैंगिक जनन होता ही नहीं है। ठीक है, जबकि अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते। और कायिक जनन होता है ना, जो कायिक जनन की जो विधि हो, प्लाज्मोगेमी वेन स्टेनो वाली दो कायिक कोशिकाओं की होती है जो जीन प्रारूप के संलयन से होती हैं। यानी प्लाज्मोगेमी वेन स्टेनो वाली दो कायिक कोशिकाओं तथा जीन प्रारूप के संलयन से होती हैं। इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है तथा बेसिडियम बनते हैं। ठीक है, बेसिडियम में केंद्रक संलयन और म्यूसिस होता है। यानी केंद्रक संलयन और म्यूसिस किस में होता है? बेसिडियम के अंदर होता है। यानी कैरियोगेमी और म्यूसिस किसके अंदर होता है? क्योंकि कायिक कोशिकाओं के अंदर तो प्लाज्मोगेमी हो गई, उसके बाद जो बेसिडियम बना तो बेसिडियम के अंदर क्या हुआ? कैरियोगेमी और म्यूसिस बेसिडियम के अंदर हुई, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। यानी याद रखना, काउंट याद रखने का 4। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी 4 दे रखे हैं, 8 भी बन सकते हैं, लेकिन 4 एनसीईआरटी दे रखे हैं। बेसिडियम बीजाणु की उत्पत्ति भी क्या होती है? एक्सोजीनस होती है। ठीक है, याद रखना एक्सोजीनस। बेसिडियम पलनकाएँ बनते हैं जिसमें बेसिडियोकार्प कहते हैं। कुछ सामान्य एग्जाम्पल क्या? मशरूम है जिसको एगेरिकस बोला जाता है, और ऑस्ट्रेलेगो जिसको कंड बोला जाता है, पक्सीनियन किट फंगस बोला जाता है जो गेहूं के अंदर होता है, किट फंगस। यानी ये कॉमन नाम याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पूछ लेता है कि मशरूम को क्या बोला जाता है? एगेरिकस बोला जाता है। किट फंगस क्या? पक्सीनिया। कंड कौन सी है? ऑस्ट्रेलेगो है। ठीक है, अब ये देखो इन तीनों के क्या दे रखे हैं यहाँ पर? डायग्राम दे रखे हैं कि देख, एक एगेरिकस का डायग्राम, एस्परजिलस म्यूकर का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो अगर ये क्या है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि डायग्राम दे लेगा और पूछ लेगा कि कौन सी क्लास से संबंध है, पाइकोमाइसीटीज के है कि एस्कोमाइसीटीज के, बेसिडियोज है कि ड्यूटेरियोमाइसीटीज से। तो ये डायग्राम आपको याद रखने पड़ेंगे तीनों के तीनों, कि कौन सा डायग्राम कैसा है ना, तो याद रखने पड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूटेरोमाइसीट को प्राय अपूर्ण कवक कहते हैं। अपूर्ण कवक क्यों बोला जाता है? क्योंकि केवल अलैंगिक अवस्था पाई जाती है और अथवा अलैंगिक जनन होता है, और लेकिन इसका जो लैंगिक जनन है ना, उसकी खोज नहीं हुई। अगर लैंगिक जनन की खोज हो गई तो इसको कहाँ रख दिया जाएगा? उचित वर्ग में रख दिया जाएगा जो ऊपर वाले हैं उनमें। पाइकोमाइसीटीज में रख रहे, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर रखा जाएगा अगर लैंगिक जनन की खोज हुई तो। अगर लैंगिक जनन की खोज नहीं हुई तो ये ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर ड्यूटेरोमाइसीटीज ही है। और अगर लैंगिक जनन की खोज हुई तो कहाँ रखेंगे इसको? एस्कोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर रखेंगे। ठीक है, ये संभव है कि अलैंगिक और कायिक जनन प्रावस्थाओं को एक नाम दे दिया गया है, ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया गया और लैंगिक प्रावस्था को दूसरे बारे में। बाद में जब उनके कड़ी पता लगा, फंजाई को उचित पहचान हो गई है, तब
उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटी से निकालकर एक बार ड्यूटेरोमाइसिटी के सदस्यों को उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज और बेसिटोमाइसिटीज में रख दिया जाएगा। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटी केवल अलैंगिक बीजाणुओं को द्वारा जनन करते हैं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया इसमें ही पाया जाता है। कोनिडिया किसके अंदर पाए जाते हैं? अब बताइए, कमेंट में बताइए कोनिडिया और किसके अंदर पाए जाते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, से जनन करते हैं। यानी कि कवक जाल कैसा होता है? पटीय और साकित होता है। तो कवक जाल इसका पटीय होता है ना और साकित होता है ना, उसके चक्कर में इसको फाइकोमाइसिटीज के अंदर नहीं रखेंगे। ठीक है, इनके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं। इनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं। इनके अधिकांश सदस्य कैसे हों? अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज चक्रण में सहायता करते हैं। जिसमें उदाहरण कौन सा है? एक तो कॉलीट्राइकम है, ट्राइकोडर्मा है और अल्टरनेरिया। कॉलीट्राइकम, ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया। अब ट्राइकोडर्मा को 11 12 में कौन सी जगह पे आया है और क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट में कीजिए। कॉलीट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ड्यूटेरोमाइसिटीज हो गया। ठीक है, अब पंजाई के बारे में आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल है ना वो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये लाइन है तो न्यूरोस्पोरा है, तो ये याद रखें पादप जगत की ड्रोसोफिला होती है ना। और ये क्या, रोटी पकने वाले को राइजोपस बोला जाता है, सरसों को एल्बो को बोला जाता है ना। और एक कोश की ये भी याद रखना है, एक कोश की कौन सा ईस्ट है जो सैक्रोमाइसिस होता है, और सैक्रोमाइसिस का उपयोग भी कहीं किया जाता है ना, उसको भी आप कमेंट कीजिए कहाँ पे उपयोग किया जाता है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। पादप जगत, पादप जगत में सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। ये ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। ठीक है, कुछ पादप जैसे कीट पक्षी होते हैं। कीट पक्षी पादप परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। अब ब्लेडर वर्ट और बीनस फ्लाइटाइप कीट पक्षी पौधों और अम्बरवेल कस्कुटा को क्या बोला है, ये यहाँ पर ही याद कर लीजिए कि इसमें ब्लेडर वर्ट और बीनस फ्लाइट्रैप कीट पक्षी होते हैं और अम्बरवेल कस्कुटा परजीवी का उदाहरण है। यानी कि ब्लेडर वर्ट और बीनस फ्लाइट्रैप कौन सा कीट पक्षी है? अम्बरवेल, और ये क्या परजीवी का उदाहरण है ना। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है, इसकी संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन अध्याय 3 में करेंगे। इसमें पादप जगत क्या शैवाल को बांटा गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी इसके अंदर कितने 5 आए हैं। ठीक है, पादपों के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्था पाए जाते हैं, जिसको बीजाणुओद्भिद और होते हैं द्विगुणित, और अगुणित का जो युग्मकोद्भिद बोला जाता है। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। ठीक है, मतलब कि एक के बाद एक पीढ़ी चलती रहती है, ये पीढ़ी एकांतरण हो गया। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित और द्विगुणित प्रवस्था की लंबाई, ये प्रवस्था मृत जीवी अथवा दूसरे पर निर्भर हो सकती हैं। जो ये प्रवस्थाएं कौन सी? अगुणित और द्विगुणित प्रवस्थाएं की भिन्न लंबाई की होते हैं। युग्मनज द्विगुणित में म्यूसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं, और जो युग्मनर युग्मादा युग्मोद बनते हैं, और जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित अवस्था बनाते हैं। युग्मनज बीजाणु विकसित होता है, इस प्रकार को संतति एकांतरण कहते हैं। इसके बारे में तीसरे अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे ना। इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं जो बहुकोशिकीय और इनकी कोशिका भित्ति नहीं होती, और ये भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों पर निर्भर रहते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे अंदर रहते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, और भोजन की ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। ये याद रखना कि भोजन को किस रूप में संचय करता है? जंतु ग्लाइकोजन और वसा के रूप में भोजन को कलेक्ट करता है, यानी स्टोर रहता है शरीर के अंदर। प्राणी संपोषण, भोजन और अंतग्रहण करते हैं। वृद्धि एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है, ये एक पूर्ण वैक्स जीव बन जाते हैं। यानी जब से बच्चा जन्म लेता है ना, वहाँ से लेके लास्ट तक वृद्धि पूर्ण वैक्स बन जाता है। ठीक है, आकृति और माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तंत्रिका तंत्र क्रिया विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं, चलने फिरने में लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, लैंगिक जन नर मादा के संलयन से होता है और बाद में उन्हें भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों को विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। अभी तक मेरा अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है और आपने ये वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर इसमें कोई और सुधार की ज़रूरत है कि मैं ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, तो मैं उसमें और सुधार करूँगा। और इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों की इससे मदद हो सकती है। और इसके मैं अभी तो इस पर NCERT पढ़ा रहा हूँ, मैं बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन भी लूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।